बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। बेटा उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और एक्टिवली प्रिपरेशन कर रहे होंगे एंट्री टेस्ट 2020 ई कैट की। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसके मैक्सिमम एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी साथ साथ कर रहे होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 8, फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स क्या होती है, आज हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, इसमें किस किस तरह की क्वेश्चंस, किस किस तरह के एमसीक्यूज़ आते हैं। स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट टॉपिक फ्लूइड से। फ्लूइड क्या होता है या फ्लूइड का क्या कॉन्सेप्ट है। फ्लूइड को आप सिंपली ये कह सकते हैं, आप डिफाइन इसी तरह से करते हैं कि सब्सटेंस विच कैन फ्लो, जो भी सब्सटेंस फ्लो कर सकता है उसको आप फ्लूइड कहते हैं। जिस सब्सटेंस के लिए भी आप फ्लो का वर्ड यूज़ करें वो फ्लूइड होता है। यूजुअली आप ये वर्ड यूज़ करते हैं कि लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड। जितने भी लिक्विड और गैसेस हैं वो सारी की सारी फ्लूइड होती हैं, वो फ्लो कर सकती हैं। सॉलिड जो है वो फ्लो नहीं कर सकता, इसलिए जाहिर सी बात हम सॉलिड को फ्लूइड में कंसीडर नहीं करते। तो लिक्विड और गैसेस जो है वो फ्लूइड हैं। इसकी कई तरह की एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, जैसे वाटर, हनी, टूथपेस्ट, इवन ये सारी की सारी फ्लूइड की एग्जांपल्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। तो बड़े एक सिंपल डेफिनेशन से, सिंपल से कॉन्सेप्ट से हमने स्टार्ट किया आज का लेक्चर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास विस्कोसिटी। कि विस्कोसिटी क्या होती है या विस्कोसिटी का क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए विस्कोसिटी को आप किस तरह डिफाइन करते हैं। विस्कोसिटी को आप सिंपली कहते हैं कि फ्रिक्शनल इफेक्ट between layers of the fluid। जो भी फ्लूइड की लेयर्स के दरमियान में फ्रिक्शनल इफेक्ट होता है उसको आप विस्कोसिटी कहते हैं। जितना ज़्यादा वो फ्रिक्शन का इफेक्ट ज़्यादा होगा उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, जितना फ्रिक्शन का इफेक्ट कम होगा उसकी विस्कोसिटी कम होगी। जैसे अब टू बॉडीज़ को रब करते हैं, वो जितना ज़्यादा रब हो रही है, जितना फ्रिक्शन का इफेक्ट ज़्यादा है वो विस्कोसिटी ज़्यादा है। अगर आप एक ही टाइम में हनी और वाटर को इस तरह से चेक करना चाहते हैं कि इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, तो देखिए वाटर जल्दी नीचे आता है एज़ कम्पेयर टू हनी। इसका मतलब वाटर की विस्कोसिटी काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू हनी। तो हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, वो थिक होता है। अगर हम विस्कोसिटी की डिपेंडेंस की बात करें कि विस्कोसिटी की डिपेंडेंस किन पैरामीटर्स के ऊपर है या विस्कोसिटी जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ मटेरियल। विस्कोसिटी जो है वो नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। सेकंड, इसकी जो डिपेंडेंस है वो टेम्परेचर के ऊपर है। तो दो तरह की डिपेंडेंस है विस्कोसिटी की, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है। जो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड है ये टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये बड़ा मेन रिलेशन है। आप जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होता जाएगा विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड कम होती जाएगी। अब जितना हनी को हीट अप करते जाएंगे उसकी विस्कोसिटी कम होती जाएगी। तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो डिक्रीज करती है। अगर हम गैसेस की बात करें, यही रिलेशन अगर हम गैसेस के लिए डिस्कस करें तो गैसेस के केस में जो गैसेस की विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से विस्कोसिटी इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होती है। इस चीज़ को आपने याद रखना है कि लिक्विड की विस्कोसिटी टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और गैसेस की विस्कोसिटी जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप इसको इंक्रीज करेंगे ये फैक्टर भी इंक्रीज होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्टोक्स लॉ। कि स्टोक्स लॉ क्या होता है या स्टोक्स लॉ में हम क्या पढ़ते हैं। स्टोक्स लॉ के कॉन्सेप्ट में आप इस तरह कह सकते हैं कि स्टोक्स लॉ फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने ये बताया कि आप ड्रैग फोर्स को मीन्स के फ्रिक्शन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जब भी दो लेयर्स के दरमियान में कोई फ्रिक्शन की फोर्स होती है उसके लिए आप ड्रैग फोर्स का वर्ड यूज़ करते हैं फ्लूइड्स में। तो स्टोक्स लॉ आपके पास सिंपली इसको आप FD से रिप्रेजेंट करते हैं जो ड्रैग फोर्स है। इसका फार्मूला होता है आपके पास 6 पाई eta RV।
तो ये स्टोक्स लॉ का फार्मूला सिंपल। एफ डी यहाँ पे जो ड्रैग फोर्स है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 पाई कांस्टेंट है, ईटा विस्कोसिटी है, आर रेडियस है और वी स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है। मैं अगर इसको यहाँ पे इंडिविजुअली लिखूं कि इसकी इस फार्मूले के मुताबिक इसकी डिपेंडेंस किस किस के ऊपर है, ये फार्मूला हमें बता रहा है कि इसकी डिपेंडेंस किन किन पैरामीटर्स के ऊपर है। अगर मैं ये फार्मूला लिखता हूँ तो फर्स्ट जो पैरामीटर है ड्रैग फोर्स डिपेंड करती है विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, जो फ्लूइड की विस्कोसिटी है ड्रैग फोर्स उसके ऊपर डिपेंड करती है। उसके बाद आर का मतलब रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑफ स्फीरिकल ऑब्जेक्ट आप कह सकते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट आप मूव करवा रहे हैं। उसके बाद v जो है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट की स्पीड है मूविंग थ्रू द फ्लूइड, जो भी फ्लूइड के थ्रू ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है v उसकी स्पीड है। इस फार्मूले की आप कई तरह की वेरिएशंस देख सकते हैं। देखिए ये फार्मूला आपको ये बता रहा है कि ड्रैग फोर्स जो है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपको दो तरह के रेडियस दिए जाएं और ड्रैग फोर्स फाइंड आउट करनी हो तो आप इस तरह से रिलेशन बनाएंगे, एफ डी वन ओवर एफ डी टू इज इक्वल टू आर वन ओवर आर टू। एक रिलेशन तो आपके पास ये हो गया। यहां से हमें यह भी पता चल रहा है कि जो ड्रैग फोर्स है वो विस्कोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर बाकी सारे पैरामीटर्स को हम कांस्टेंट रखते हैं। तो यहां से आप ये भी कह सकते हैं कि ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। अगर मैं इसकी रेशो बनाऊंगा तो ये इस तरह से आएगी, ड्रैग फोर्स 1 ओवर ड्रैग फोर्स 2 इज इक्वल टू विस्कोसिटी ऑफ 1 डिवाइडेड बाय विस्कोसिटी ऑफ 2। ये रिलेशन बनेगा। इसी तरह से अगर आप ड्रैग फोर्स का रिलेशन v के साथ बनाते हैं, v जो स्पीड है, जो फ्लूइड की स्पीड है, जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है जो फ्लूइड में से मूव कर रहा है, तो ड्रैग फोर्स का रिलेशन v के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब अगर मैं इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखूंगा तो एफ डी वन ओवर एफ डी टू इज इक्वल टू वी वन ओवर वी टू। तो ये सारे के सारे रिलेशंस आपको पता होने चाहिए। आपको एक एक चीज़ का पता होना चाहिए कि किस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद मैं अगर एक सिंपल सा यहाँ पे एमसीक्यू आपसे डिस्कस करूँ, बिल्कुल ग्राउंड लेवल का एमसीक्यू, अगर मैं कहता हूँ कि आप ये बताएं, एक मैं यहाँ पे एमसीक्यू लिख रहा हूँ कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग viscosity increases by increasing temperature। क्वेश्चन ये है कि इनमें से किसकी विस्कोसिटी टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इंक्रीज होगी। यूजुअली इस तरह के क्वेश्चन एनटीएस में आते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल एक ग्राउंड लेवल के एमसीक्यू से स्टार्ट कर रहा हूँ कि कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसकी विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगी। ऑप्शन आपके पास है, अल्फा ऑप्शन है हनी, बीटा ऑप्शन आपके पास वाटर, चार्ली ऑप्शन आपके पास ग्लिसरीन और डेल्टा ऑप्शन आपके पास H2। अब आपने इस तरह के एमसीक्यू को कैसे चेक करना होता है। देखिए हनी आपको पता है लिक्विड फॉर्म है और लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी कम होगी। क्वेश्चन ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी बढ़े। वाटर भी एक फ्लूइड है, मीन्स के लिक्विड है, इसका आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी कम होगी। इसी तरह से ग्लिसरीन भी एक फ्लूइड है। H2 जो है वो आपको पता है गैसियस स्टेट में है, गैस की फॉर्म है, तो H2 इज अ राइट ऑप्शन, क्योंकि गैसेस के केस में भी मैंने डिस्कस किया कि विस्कोसिटी और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये एक बिल्कुल सिंपल सा एमसीक्यू है कि अगर कभी ऐसे पूछा जाए तो गैसेस के केस में विस्कोसिटी हमेशा इंक्रीज होगी टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। उसके बाद हम देखते हैं कि जो भी हमने स्टोक्स लॉ पढ़ा उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। लिमिटेशंस ऑफ स्टोक्स लॉ, अगर आप स्टोक्स लॉ की लिमिटेशंस को डिस्कस करते हैं, देखें स्टोक्स लॉ भी हमने जिस तरह पढ़ा कि स्टोक्स लॉ का फार्मूला है एफ डी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। पहली बात तो ये कि स्टोक्स लॉ हमेशा लो स्पीड के ऊपर एप्लीकेबल होता है।
जितनी कम स्पीड होगी तब ये एप्लीकेबल होगा, ये हाई स्पीड के लिए रिलेशन नहीं है। ये जो आप फार्मूला पढ़ते हैं ना कि एफ डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, ये सिर्फ और सिर्फ लो स्पीड के लिए। अगर आप हाई स्पीड की बात करते हैं, जिस वहीं BS लेवल पे पढ़ाया जाता है, अगर मैं हाई स्पीड को डिस्कस करूंगा तो उस केस में जो ड्रैग फोर्स है वो v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगी बल्कि v स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो पहली लिमिटेशन इसकी ये है कि स्टोक्स लॉ को आप लो स्पीड के लिए यूज़ करते हैं, स्टोक्स लॉ को आप हाई स्पीड के लिए कभी भी यूज़ नहीं करते। दूसरी बात ये कि स्टोक्स लॉ जो है वो आइडियल फ्लूइड के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, आप इसको आइडियल फ्लूइड के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं आप इसको आइडियल फ्लूइड पे अप्लाई करें। उसकी वजह क्या है कि आइडियल फ्लूइड वो सारे के सारे फ्लूइड के लिए हम कहते हैं आइडियल फ्लूइड वो होता है जिसकी विस्कोसिटी जीरो हो। अब आप खुद सोचें, जिसकी विस्कोसिटी जीरो होगी तो उस पर लगने वाली ड्रैग फोर्स भी कितनी होगी? जीरो। यही एक रीज़न है कि स्टोक्स लॉ कभी भी आप आइडियल फ्लूइड के ऊपर अप्लाई नहीं करते, स्टोक्स लॉ हमेशा नॉन आइडियल फ्लूइड के ऊपर अप्लाई होता है, नॉन आइडियल फ्लूइड के ऊपर एप्लीकेबल होता है। आप आइडियल के ऊपर इसको अप्लाई कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है कि आप इसको अप्लाई करें। तो ये आपको इसकी लिमिटेशंस भी पता होनी चाहिए। और आइडियल फ्लूइड वो होता है जो लैमिनर होता है, स्मूथ होता है, रेगुलर होता है। मतलब अगर आप सिंपली आइडियल फ्लूइड की बात करते हैं तो आइडियल फ्लूइड आप कहते ही एक ऐसे फ्लूइड को हैं जो कि रेगुलर भी होता है और लैमिनर कह लें आप, लैमिनर फ्लूइड होता है, नॉन विस्कस होता है, थिक नहीं होता, नॉन विस्कस होता है। और आइडियल फ्लूइड के केस में जो भी विस्कोसिटी होती है ईटा, उसकी वैल्यू जीरो होती है। ये आइडियल फ्लूइड की कंडीशन है कि आइडियल फ्लूइड के केस में विस्कोसिटी जीरो होगी। तो ये चैप्टर जो है मैंने जितना भी तक यहाँ तक डिस्कस किया, ये बड़ी इसकी सिंपल सी टर्म्स हैं जो मैंने आप बच्चों को समझाई, इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा टेक्निकल बात नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक से ये मेनली स्टार्ट हो रहा है चैप्टर, जो कि है टर्मिनल वेलोसिटी। मैं समझता हूँ यहाँ से ये प्रॉपरली ये चैप्टर स्टार्ट होता है, टर्मिनल वेलोसिटी से इसका कॉन्सेप्ट पता चलता है। अब हम डिस्कस करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी को, कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है और इससे रिलेटेड क्या क्या MCQs आपको आते हैं। अगर मैं यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी को डिस्कस करूँ, टर्मिनल वेलोसिटी ये एक ना बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसमें, इस पूरे चैप्टर में। टर्मिनल वेलोसिटी के लिए आप वर्ड हमेशा यूज़ करते हैं, आप इसको कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी को मैक्सिमम एंड कांस्टेंट वेलोसिटी। ये बड़ा अजीब वर्ड है, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट वेलोसिटी। मैक्सिमम एंड कांस्टेंट वेलोसिटी हम ये वर्ड इसीलिए यूज़ कर रहे हैं कि यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और ये इसकी कांस्टेंट वैल्यू है। मतलब आपने आज तक हमेशा मैक्सिमम पढ़ा होगा, ये कांस्टेंट पढ़ा होगा, लेकिन इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं मैक्सिमम एंड कांस्टेंट वेलोसिटी। ये क्या है मैक्सिमम एंड कांस्टेंट वेलोसिटी और इसको ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, टर्मिनल वेलोसिटी हम हमेशा तब डिस्कस करते हैं, हम कहते हैं जैसे कोई भी एक वाटर ड्रॉपलेट है, अगर वाटर ड्रॉपलेट फॉल कर रहा है टुवर्ड्स द अर्थ, एक ऐसा पॉइंट जहां पे उसका वेट, क्योंकि आपको पता है कि वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा और ड्रैग फोर्स हमेशा इसके अगेंस्ट एक्ट करेगी, मीन्स के अपवर्ड। एक ऐसा पॉइंट जहां पे ड्रैग फोर्स और वेट आपस में इक्वल हो जाएं, ये कंडीशन इसकी सुन लें, वो पॉइंट जहां पे ड्रैग फोर्स और वेट आपस में इक्वल हो जाएं, उस केस में जो वेलोसिटी होती है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ये इसकी कंडीशन है कि जिस पॉइंट के ऊपर ड्रैग फोर्स और वेट इक्वल हो जाएंगे, उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो टर्मिनल वेलोसिटी होगी। और जब बॉडी टर्मिनल, इसीलिए देखो इसका नाम है मैक्सिमम एंड कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि जब बॉडी का वेट और ड्रैग फोर्स आपस में इक्वल हो जाती हैं, उस केस में बॉडी पे एक्ट करने वाला एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। जब भी ड्रैग फोर्स और वेट इक्वल हो जाएंगे, एक्सेलरेशन जो है वो जीरो हो जाएगा। या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि बॉडी पे एक्ट करने वाला जो नेट एक्सेलरेशन है वो जीरो हो जाएगा, बॉडी पे लगने वाली जो नेट फोर्सेस हैं वो जीरो हो जाएंगी। तो जब भी बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करती है, उसका एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाता है, उसका नेट एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, उस पर लगने वाली नेट फोर्सेस जो है वो जीरो हो जाती हैं। इसी वजह से इसको आप कहते हैं मैक्सिमम एंड कांस्टेंट वेलोसिटी, कि ये मैक्सिमम भी है और कांस्टेंट भी है। मतलब अब एक वेलोसिटी जैसे 10 है, वो हमेशा जैसे 11 है सपोज, वो 11 ही रहनी है, वो ही उसकी मैक्सिमम वैल्यू और वो कांस्टेंट है, क्योंकि 11 से वो कम भी नहीं होगी, ज़्यादा भी नहीं होगी। टर्मिनल वेलोसिटी जब अटेन हो जाती है वो फिक्स हो जाती है, इसीलिए हम वर्ड यूज़ करते हैं मैक्सिमम एंड कांस्टेंट वेलोसिटी।
अगर हम इसके फार्मूले को डिस्कस करें, जो मैंने कंडीशन लिखी ऊपर कि ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू वेट, वेट की जगह आप लिख सकते हैं mg, ड्रैग फोर्स की जगह आप लिखेंगे 6 पाई ईटा आर वी, ये ड्रैग फोर्स का फार्मूला। अगर मैं यहाँ से टर्मिनल वेलोसिटी की मीन्स के v की वैल्यू को फाइंड आउट करता हूँ तो मेरे पास v की वैल्यू यहाँ पे इस तरह से आएगी, v इज इक्वल टू mg ओवर 6 पाई ईटा आर। ये आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी का फर्स्ट फार्मूला। इस फार्मूले से हमें पता चलता है कि टर्मिनल वेलोसिटी आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इस फार्मूला के मुताबिक अगर मैं टर्मिनल वेलोसिटी का रेडियस से रिलेशन बनाऊंगा तो टर्मिनल वेलोसिटी 1 ओवर टर्मिनल वेलोसिटी 2 इज इक्वल टू R2 ओवर R1, ये रिलेशन बनेगा। एक दूसरा फार्मूला जो हम टर्मिनल वेलोसिटी का यूज करते हैं, अब उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जो सेकंड फार्मूला टर्मिनल वेलोसिटी का वो आपके पास है 2g r स्क्वायर रो ओवर 9 ईटा, ये इसका सेकंड फार्मूला टर्मिनल वेलोसिटी का। अब देखो पहले फार्मूले में r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, सेकंड फार्मूला में r स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब बच्चे ये नहीं समझ पाते कि ये फार्मूला कब यूज करना है और ये वाला फार्मूला आपने कब यूज करना है, क्योंकि इस फार्मूला में r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिख रहे हैं, इस फार्मूला में आप r स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख रहे हैं। तो ये अक्सर नहीं समझ आ पाती कि ये दोनों फार्मूलाज कब कब हम यूज़ करेंगे। याद रखें ये जो फार्मूला है कि टर्मिनल वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r, ये सिर्फ और सिर्फ आप तब यूज़ करते हैं जब वो आपको के सेम मैसेज के दो सेम मैसेज हैं। अगर सेम मैसेज होंगे तो ये फार्मूला यूज़ होगा, अदरवाइज 99% यही फार्मूला आप यूज़ करते हैं। हमारी बुक में भी हर जगह पे उसने यही फार्मूला यूज़ किया। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ आप तब यूज़ करेंगे जब मैसेज सेम होंगे, और जब मैसेज सेम नहीं है, कंडीशन उसने नहीं बताई, तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर इसके मुताबिक मैं इसकी रेशो लेता हूँ तो ये ऐसे आएगा, टर्मिनल वेलोसिटी 1 ओवर टर्मिनल वेलोसिटी 2 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर ओवर R2 स्क्वायर। ये भी आपके पास इसका एक रिलेशन आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट इसमें बिल्कुल क्लियर हो। उसके बाद अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ सेम मैसेज वाली, जैसे मैंने अभी आपसे ये पूछा और आपको बताया भी कि किस तरह से आपने इस फार्मूला को यूज़ करना है। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ कि जैसे सपोज कर लें आपके पास एक कॉइन है और एक आपके पास स्टील प्लेट है। ये जो कॉइन है इसका मैस है 0.01 kg, और जो स्टील प्लेट है, ये कॉइन है आपके पास और ये स्टील प्लेट है, इसका मैस भी आपके पास 0.01 kg है। दोनों के मैसेज सेम है, इसका भी 0.01 kg, इसका भी 0.01 kg। अगर आपसे टेस्ट में पूछा जाता है कि एक कॉइन और स्टील जिनके मैसेज सेम है, हमने उनको साइमल्टेनियसली थ्रो किया, तो बताएं किसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, मीन्स के कौन नीचे जल्दी आएगा। अब इस तरह के क्वेश्चन को आप किस तरह से बताते हैं, दोबारा सुन लें कि एक कॉइन आपके पास और एक स्टील प्लेट है, इनको आपने थ्रो किया साइमल्टेनियसली, बताएं टर्मिनल वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होगी। अब देखें यहाँ पे उसने कंडीशन क्या लगा दी, सेम मैसेज। चूंकि यहाँ पे सेम मैसेज हैं, इस एमसीक्यू को मैं इधर डिस्कस करता हूँ। इस केस में जो मैंने डायग्राम बनाई है वहाँ पे चूंकि सेम मैसेज हैं, अगर सेम मैसेज होंगे, जिस तरह मैंने पहले ही आपसे कहा कि अगर हम कभी भी कहते हैं कि सेम मैसेज हैं, सेम मैसेज के केस में हमेशा फार्मूला ये होता है कि टर्मिनल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। टर्मिनल वेलोसिटी r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर मैसेज सेम है तो ये फार्मूला यूज होगा। इसका मतलब दोनों का मैथ सेम है। अब हमने डिसीजन जो लेना है वो r की बेस पे, रेडियस की बेस पे लेना है। अब देखो कॉइन का रेडियस कम है और स्टील प्लेट जो है उसका रेडियस ज़्यादा है। हमें नज़र आ रहा है कि जिसका रेडियस जितना कम होगा उसकी टर्मिनल वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो इन दोनों में से कॉइन का रेडियस कम है, स्टील प्लेट का रेडियस ज़्यादा है। चूँकि कॉइन का रेडियस कम है तो कॉइन की टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी, स्टील प्लेट का रेडियस ज़्यादा है, स्टील प्लेट की टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी। हाँ, क्योंकि दोनों के मैसेज क्या बेटे सेम है। तो यहाँ पे मैं इसका कंक्लूजन लिख रहा हूँ कि इस केस में जो टर्मिनल वेलोसिटी कॉइन की है वो ग्रेटर होगी टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्टील प्लेट कह लें। तो इस तरह से आपने चेक करना होता है कि जिसका रेडियस कम उसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा। ये सिर्फ आप तब यूज़ करें जब मैसेज वहाँ पे आपके पास क्या हो, सेम हो। एक और एमसीक्यू इससे रिलेटेड जो है मैं आपसे डिस्कस करता हूँ।
जैसे ये भी एक पास पेपर्स में से है एक एमसीक्यू, मैं यहाँ पे एमसीक्यू लिखता हूँ और आप लोग जो है वो बताएं इसका आंसर क्या होगा। ये एक स्टेटमेंट है, एमसीक्यू इस तरह से लिखा हुआ है कि a mass of 0.1 kg is falling with constant speed of 5 meter per second in air। कहता है कि मैस जो है वो 0.1 kg है, वो कांस्टेंट स्पीड से फॉल कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से एयर में। आपने अब ये बताना है कि ड्रैग फोर्स बाय एयर इज, क्वेश्चन दोबारा देख लें, मैं इसकी तब तक ऑप्शन लिख रहा हूँ। अल्फा ऑप्शन आपके पास 1 न्यूटन, बीटा ऑप्शन आपके पास 10 न्यूटन, चार्ली ऑप्शन आपके पास 100 न्यूटन और डेल्टा ऑप्शन आपके पास 0। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आपने किस तरह से देखना होता है। इसमें वो कहता है मैस ऑफ 0.1 kg, उसने आपको एक मैस दे दिया, मैस की वैल्यू आपको गिवन है और वो ये बता रहा है, जो इसमें की वर्ड है कि कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, के स्पीड कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि वो आपको यहाँ पे दो चीज़ें दे रहा है, आपको उसने मैस भी दिया है और कांस्टेंट स्पीड भी। देखिए मैस आपके पास जो है वो 0.1 kg है और मेन चीज़ ये है कि वो आपको बता रहा है कि कांस्टेंट स्पीड है, ड्रैग फोर्स बाय एयर, स्पीड की उसने आपको वैल्यू दी है 5 मीटर पर सेकेंड। ये कांस्टेंट स्पीड से मुझे पता चल जाएगा कि ये जो है ना टर्मिनल वेलोसिटी में से ही आया हुआ है। अगर कांस्टेंट स्पीड है तो आपने अब इसको सॉल्व, क्योंकि ड्रैग फोर्स आपने निकालनी है, फोर्स बाय एयर निकालनी है, किस तरह से आप सॉल्व करेंगे? सिंपली ये कंडीशन लगाएं कि ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू वेट। तो ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू वेट का फॉर्मूला होता है जी mg। जस्ट अब आपने वैल्यूज लगानी है, मैस आपको उसने दिया हुआ 0.1 और g की वैल्यू जो है वो आपके पास 10 है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास 10 न्यूटन आंसर आ जाएगा। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। इस केस में जो राइट ऑप्शन बन रहा है वो बीटा ऑप्शन है, बीटा इज राइट ऑप्शन। तो इस फॉर्मेट पे भी एमसीक्यू आ चुके हैं, ये ऐसे एमसीक्यूज भी आते हैं। उसके बाद अगर मैं एक और यहाँ पे एमसीक्यू डिस्कस करता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप ये बताएं कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राफ ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। इसमें से कौन सा ग्राफ टर्मिनल वेलोसिटी का है कि बॉडी जब टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करती है वो कौन सा वाला ग्राफ है? अब मैं इसके ऑप्शन आपके सामने लिख रहा हूं। ये अल्फा ऑप्शन है, उसके बाद ये बीटा ऑप्शन है, इसके बाद ये चार्ली ऑप्शन है और यहां पे मैं डेल्टा ऑप्शन इसका लिख रहा हूं ताकि आपको ये क्लियरली पता चल जाए। और डेल्टा ऑप्शन जो है वो आपके पास इस तरह से है, ये डेल्टा ऑप्शन है। इसमें से आपने बताना है ये सारे ग्राफ देख के कि टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ कौन सा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो आप टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो कौन से वाला ग्राफ है, कौन सा ग्राफ टर्मिनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है? अब सब बच्चों के माइंड में आएगा ये वाला ग्राफ। बेटे ये बिल्कुल गलत है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेती है तो उसका नेट एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। इसका मतलब अगर आपसे कभी एमसीक्यू पूछा जाए कि टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ बताएं तो ये वाला जो चार्ली ऑप्शन है ये टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ है। उसकी वजह यह है कि जब बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेती है तो बॉडी कांस्टेंट हो जाती है। अब बॉडी का एक्सेलरेशन भी 0 है, बॉडी पे एक्ट करने वाली नेट फोर्सेस भी 0 है। ये वाला ग्राफ जो है ना ये डिफरेंट वेरिएशंस बताता है। जब बॉडी देखिए होता क्या है, जब बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन नहीं करती, जब आप किसी बॉडी को फॉल करते हैं उस केस में बॉडी की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है और एक्सेलरेशन कम होता है। ये बड़े इसके ना केसेस हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे अगर समझाने की कोशिश करूँ, देखिए ये फार्मूला आपके पास एफ डी इज इक्वल टू डब्ल्यू, आप लिखते हैं इसको एम जी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। इसका मतलब ये इस फार्मूले के मुताबिक आप देखें
मैं आपको एक बहुत आसान करके अगर इसको समझाने की कोशिश करूं कि जब आप एक बॉडी को फॉल करते हैं तो उस टाइम बॉडी की स्पीड ज़्यादा होती है। जैसे कोई एक पैराट्रॉपर है, एक पैराट्रॉपर जो पैराशूट पहन के जंप लगाते हैं उनको पैराट्रॉपर कहते हैं। वो अगर एक पैराट्रॉपर जंप करता है, जैसे ही वो जंप करेगा उस टाइम उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और जैसे ही वो जिस लम्हे जंप शुरू करता है उस टाइम उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, फिर आहिस्ता 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 वेलोसिटी में चेंज आएगा, और वो पॉइंट जहाँ पे वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेगा उस पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। जब बॉडी जंप करती है तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, जब बॉडी फॉल कर रही होती है उस टाइम उसकी वेलोसिटी में वेरिएशन आ रही होती है, और जब बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेती है तो उस टाइम बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। याद रखना, कांस्टेंट वेलोसिटी का ये ग्राफ है, ये सिर्फ और सिर्फ तब होगी कांस्टेंट वेलोसिटी जब बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेगी। अगर बॉडी ने टर्मिनल वेलोसिटी अटेन नहीं की तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, उस टाइम उसकी वेलोसिटी इंक्रीजिंग होगी। तो इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। टर्मिनल वेलोसिटी में तीनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, वेलोसिटी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन जब टर्मिनल वेलोसिटी गेन हो जाती है, ऑब्टेन हो जाती है, उस टाइम वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। उस टाइम वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता, नेट एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाता है, उस पर एक्ट करने वाली फोर्स भी जीरो हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू हम डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा एमसीक्यू है। इस तरह के अक्सर जीके में स्पेशली जो एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट हैं, जो हाई लेवल के कॉन्सेप्ट हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ में पूछे जाते हैं। एक एमसीक्यू इस तरह से है कि 8 वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो फॉल कर रहे हैं। आपके पास 8 वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जो कि नीचे की तरफ गिर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं। 8 बारिश के कतरे हैं, ऐसे कह लें 8 बारिश के कतरे हैं जो डाउनवर्ड आ रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं। एक सिंगल ड्रॉप की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ सिंगल ड्रॉप, एक कतरे की जो वेलोसिटी है वो आपके पास है 15 मीटर पर सेकेंड। एक कतरे की टर्मिनल वेलोसिटी आपके पास है। गौर से क्वेश्चन सुनिएगा कि 8 बारिश के कतरे आ रहे हैं, फॉल कर रहे हैं डाउनवर्ड। एक बारिश का जो कतरा है उसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है, एक कतरे की, एक ड्रॉप की। एक ड्रॉप की वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है। अब क्या होता है, ये 8 के 8 ड्रॉपलेट्स, जैसे ये 8 ड्रॉपलेट्स आ रहे थे, ये 8 ड्रॉपलेट्स थे। अब क्या होता है, जब ये फॉल कर रहे हैं, ये ड्रॉपलेट्स कंबाइन होके एक बिग ड्रॉपलेट बना देते हैं, एक बड़ा ड्रॉपलेट बना देते हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 8 बारिश के कतरे फॉल कर रहे थे, एक कतरे की वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड थी। अगर 8 बारिश के कतरे मिलके एक बड़ा ड्रॉपलेट बना दें, अब बताओ टर्मिनल वेलोसिटी, इस बड़े ड्रॉपलेट की टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी। इसको आप 2 कह लें, इसको आप 1 कह लें, टर्मिनल वेलोसिटी 1। तो दोबारा एमसीक्यू सुन लें कि बारिश के 8 कतरे या डिफरेंट कतरे आ रहे हैं, 8 ड्रॉपलेट्स जो हैं वो फॉल कर रहे हैं डाउनवर्ड। एक ड्रॉपलेट की जो वेलोसिटी है वो 15 मीटर पर सेकेंड है। अगर 8 ड्रॉपलेट्स मिलके एक बड़ा ड्रॉपलेट बना देते हैं, अब बताएं कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी। ऑप्शन आपके पास इस तरह से, अल्फा ऑप्शन है जी 15 मीटर पर सेकेंड, बीटा ऑप्शन आपके पास 60 मीटर पर सेकेंड, चार्ली ऑप्शन आपके पास 120 मीटर पर सेकेंड, डेल्टा ऑप्शन आपके पास 80 मीटर पर सेकेंड। तो लास्ट टाइम मैं दोबारा इस एमसीक्यू को रिपीट कर रहा हूँ कि एक सिंगल ड्रॉपलेट की टर्मिनल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है और 8 ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं, बारिश के 8 कतरे जो है वो फॉल कर रहे थे और वो सारे के सारे मिल गए। अब बताओ जब ये कंबाइन हो गया और एक बड़ा ड्रॉपलेट बन गया, इसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी। अब बेटे इसके 2 तरीके, इस तरह के एमसीक्यू जो ट्रिकी एमसीक्यू होता है, इसके 2 मेथड है सॉल्व करने के। मैं आपको दोनों मेथड ही समझाता हूँ। पहले इसका मेन मेथड देखते हैं जो कि एक लेंथी मेथड है, और एक इसमें जो है वो इसका शॉर्टकट है, जो आपको आसान लगे आप इन दोनों में से कोई भी चूज़ कर ले। दोनों से आंसर सेम आएगा, दोनों का आंसर इक्वल होगा। पहले इसका जो मेथड 1 है वो हम डिस्कस करते हैं, जो लॉन्ग मेथड है इस तरह के एमसीक्यू उसको सॉल्व करने का। देखिए चूंकि वो कह रहा है पहले 8 ड्रॉपलेट्स कंबाइन हो गए, पहले एक कतरा था, तो इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ गया। खुद सोचे कि एक सिंगल ड्रॉपलेट का वॉल्यूम कुछ और होता है, 8 ड्रॉपलेट्स का वॉल्यूम कुछ और होता है, वो 8 टाइम ज़्यादा होगा। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम का फार्मूला यूज़ करते हैं। वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इस फार्मूले से हमें पता चलता है कि वॉल्यूम जो है ये आर क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मैं इसकी रेशो लेता हूँ तो रेशो इस तरह से आएगी V1/V2 इज इक्वल टू R1 क्यूब ओवर R2 क्यूब।
ये इसकी रेशो आएगी। देखो जब V1 का मतलब सिंगल पार्टिकल, जब सिंगल पार्टिकल था तो बेटे उसका वॉल्यूम V था। जब 8 ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हो गए तो वॉल्यूम 8V हो गया, क्योंकि 8 टाइम इंक्रीज हो गया। सिंगल ड्रॉपलेट था तो वॉल्यूम V था, 8 ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हो गए तो वॉल्यूम 8V हो गया, 8 टाइम्स इंक्रीज हो गया। उसके बाद ये ऐसे ही आ जाएगा R1 क्यूब ओवर R2 क्यूब, इसको आप ऐसे लिख लें। अगर आप इसको सॉल्व करें V से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/8 इज इक्वल टू R1 क्यूब ओवर R2 क्यूब। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R1 क्यूब ओवर R2 क्यूब इज इक्वल टू 1/2 रेज़ टू पावर 3 टोटल पावर 3। तो इसका मतलब आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि R1 ओवर R2, अगर आप दोनों तरफ क्यूब रूट लेते हैं तो R1 ओवर R2 की वैल्यू आ जाएगी 1/2। लेकिन हमने R1 ओवर R2 तो नहीं निकालना, हमें इसका क्या फ़ायदा हुआ R1 ओवर R2 निकालने का। देखिए हमने टर्मिनल वेलोसिटी निकालना और हमें पता है टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला ये है 2g r स्क्वायर रो ओवर 9 ईटा, ये टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला है। ये फार्मूला हमें बता रहा है कि टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। अगर मैं इसकी रेशियो लूंगा तो इस तरह से आएगी टर्मिनल वेलोसिटी 1 ओवर टर्मिनल वेलोसिटी 2 इज इक्वल टू r1 स्क्वायर ओवर r2 स्क्वायर। ये टर्मिनल वेलोसिटी का मैंने फार्मूला लिखा। अब जस्ट इस फार्मूले में वैल्यूज लगानी है तो आंसर आ जाएगा। देखिएगा ज़रा, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ये जो फार्मूला लिखा हुआ मैंने, आपको ये कैमरे में क्लियरली नज़र आ ही रहा होगा कि टर्मिनल वेलोसिटी 1 ओवर टर्मिनल वेलोसिटी 2 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर ओवर R2 स्क्वायर। टर्मिनल वेलोसिटी 1 यानी कि जो एक सिंगल ड्रॉपलेट की थी वो उसने हमें दी हुई थी 15 मीटर पर सेकेंड। तो टर्मिनल वेलोसिटी 1 की जगह मैं लिखूंगा 15 डिवाइडेड बाय टर्मिनल वेलोसिटी 2 को मैं x कह देता हूँ। ये 8 ड्रॉपलेट्स की है जो मैंने फाइंड आउट करनी है। R1 ओवर R2, देखिए R1 की वैल्यू कितनी है, ये आपके पास 1, और R2 की आपके पास वैल्यू जो है वो कितनी आई हुई है 2। तो R1 की जगह 1 लिखेंगे, R2 की जगह आप 2 लिखेंगे। इसका मतलब R1 की वैल्यू आपके पास 1 है, ये 1 का स्क्वायर, और R2 की वैल्यू आपके पास 2 है, ये 2 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 15 ओवर x इज इक्वल टू 1/4। जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें तो x की वैल्यू आपके पास 60 आ जाएगी, 60 मीटर पर सेकेंड। तो राइट ऑप्शन जो है वो इसका 60 मीटर पर सेकेंड है कि अगर 8 ड्रॉपलेट्स मिल जाएंगे तो उसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो 60 हो जाएगी। ये तो था मेन मेथड, मीन्स कि इसको आप लेंथी मेथड भी कह सकते हैं। लेकिन चूंकि एंट्री टेस्ट में आपके पास तो इतना टाइम नहीं होता, आपने इसको फ़ौरन सॉल्व करना होता है। मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूँ, मेथड 2 कह लें कि शॉर्टकट फॉर्म में आप इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। क्या इसका शॉर्टकट होगा कि अगर इस तरह के MCQs आए तो हम उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। शॉर्टकट आप इसका इस तरह से याद रख लें कि इस तरह के क्वेश्चन का मैं तो ये फार्मूला बनाता हूँ कि रिक्वायर्ड टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू n पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय गिवन टर्मिनल वेलोसिटी। गिवन टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब सिंगल ड्रॉपलेट की वेलोसिटी। इसको आप गिवन टर्मिनल वेलोसिटी भी कहते हैं या सिंगल ड्रॉपलेट की भी कहते हैं, जो सिंगल ड्रॉपलेट की टर्मिनल वेलोसिटी है। अब देखो सिर्फ आप इसमें वैल्यूज लगाओ, आंसर आ जाएगा। आपने जो निकालनी है 8 ड्रॉपलेट्स की निकालनी है, इसका मतलब ये रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू n का मतलब नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स। अब देखो बेटे वो कितने ड्रॉपलेट बना रहा था, 8 ड्रॉपलेट्स आपस में कंबाइन हो गए। अगर 8 ड्रॉपलेट्स आपस में कंबाइन हो गए तो n की वैल्यू आपके पास 8 आ जाएगी। यहाँ पे आपके पास होगा 8 पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय गिवन टर्मिनल वेलोसिटी, मींस के सिंगल ड्रॉपलेट की जो टर्मिनल वेलोसिटी थी वो कितनी थी आपके पास 15 मीटर पर सेकेंड, जो एक ड्रॉपलेट की थी। सिंगल ड्रॉपलेट की जो वेलोसिटी आपको गिवन थी वो 15 थी। अब जस्ट आप इसमें वैल्यूज लगा दें। देखिए 8 को आप लिख सकते हैं 8 पावर 2/3, इसको आप लिख सकते हैं 2 पावर 3, और बाहर 2/3 वैसे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय 15। दोबारा सुन ले, शॉर्टकट तरीका n पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय गिवन टर्मिनल वेलोसिटी, ये शॉर्टकट फार्मूला है। अगर इस तरह का कभी भी MCQ आए कि 8 ड्रॉपलेट्स मिल गए, 10 ड्रॉपलेट्स मिल गए, जितने भी ड्रॉपलेट मिल गए, ये शॉर्टकट फार्मूला है। इसमें n जो है वो नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स, VT का मतलब गिवन टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब सिंगल ड्रॉपलेट की वेलोसिटी। जब सॉल्व करोगे 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 पावर 2 का मतलब 4 को आप 15 से मल्टीप्लाई करवा दें तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 60 मीटर पर सेकेंड। तो आप ये देखो कि आप इसको दोनों मेथड से कर लो, आंसर सेम आएगा। बेशक फर्स्ट मेथड यूज़ कर लें, बेशक आप सेकंड मेथड यूज़ कर लें, दोनों केसेस में जो इसका आंसर है वो सेम रहेगा 60 मीटर पर सेकेंड। तो ये थे सारे MCQs टर्मिनल वेलोसिटी के जो मैंने आप बच्चों से डिस्कस किए। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने लगे हैं,
वो है जी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट ईयर भी इसी से रिलेटेड ही एमसीक्यू है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होती है या इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का क्या कॉन्सेप्ट है? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमें सिंपली ये बताती है कि दो चीज़ों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वेलोसिटी। इसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं, ये इक्वल होता है फ्लो रेट के। फ्लो रेट कह लें, वॉल्यूम फ्लो रेट कह लें, एक ही बात है। यहाँ पे ए जो है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वी यहाँ पे जो है वो वेलोसिटी है फ्लूइड की, जो भी फ्लूइड इधर से निकल रहा है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। इसका मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड का जो प्रोडक्ट है ये हमेशा कांस्टेंट होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, ये फ्लो रेट का मतलब होता है वॉल्यूम फ्लो रेट, इसको आप लिख सकते हैं V/T। यहाँ पे V जो है ये वॉल्यूम है, और ये जो आपके पास स्मॉल v है इसको आप बोलते हैं स्पीड। इसका मतलब आपको ये क्वेश्चन ये बताती है कि स्पीड जितनी कम होगी, मतलब जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा स्पीड उतनी कम होगी। आप अगर घर के बाहर खड़े होके एक वाटर पाइप यूज़ कर रहे हैं, वो पाइप को आप जितना ज़्यादा उसका एरिया होगा उसमें से निकलने वाली स्पीड उतनी कम होगी। मतलब सपोज करें कि आप एक पाइप से पानी लगा रहे हैं घर के बाहर जो है ना वो पौधों को, अगर आप उस पाइप को दबाते हैं, उस दबाने से उसका एरिया कम हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा, लेकिन निकलने वाले फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। मैं फ्लूइड की क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा, स्पीड की बात कर रहा हूँ। आप जब भी किसी पाइप को दबाते हैं उसका एरिया कम हो जाता है और निकलने वाली जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाती है। यही क्वेश्चन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बताती है कि एरिया और स्पीड का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट, मीन्स के एरिया और स्पीड हमेशा एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं, देखो लिखा हुआ है A इंटू वी इज इक्वल टू वी ओवर टी, ये लिखा हुआ है ना कि A मल्टीप्लाई बाई वी इज इक्वल टू वी ओवर टी। एरिया की जगह चूंकि आप इसमें बात करें सर्कुलर पाथ की या स्फीरिकल पाथ की, सर्कल के केस में क्योंकि पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर हम लेते हैं, तो एक ही जगह पे आ जाएगा पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वी वैसे ही इज इक्वल टू वी ओवर टी। ये भी वॉल्यूम फ्लो रेट का फॉर्मूला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर स्क्वायर और वी एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं तो एक्चुअली वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। इसका मतलब मैं यहाँ से फार्मूला बना सकता हूँ V1 ओवर V2 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर ओवर R1 स्क्वायर। ये आपके पास स्पीड का फार्मूला आ गया। कभी भी आपको ऐसा MCQ आए जिसमें आपने स्पीड निकालनी हो और आपको रेडियस गिवन हो, तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करके ईजिली वो वैल्यूज़ को ड्राइव कर सकते हैं। उसके बाद देखें, मैं इस फार्मूले को फर्दर चेंज करता हूँ, दोबारा यही मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, जो ये फार्मूला लिखा हुआ है A इंटू वी इज इक्वल टू वी ओवर टी, जो मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में फार्मूला लिखा हुआ। अगर मैं इसको इक्वेशन A बना लेता हूँ, देखिए ये वॉल्यूम है, आपको पता है डेंसिटी का फार्मूला होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं वॉल्यूम को इधर ले जाता हूँ तो ये बन जाएगा मैस पर यूनिट डेंसिटी। इसको आप इक्वेशन नंबर B बना लें। अगर मैं यहाँ पे ये काम करता हूँ कि इक्वेशन B को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इक्वेशन A में, देन क्या होगा? अगर मैं B को A में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो ये वैल्यू मेरे पास इस तरह से आ जाएगी, A इंटू वी इज इक्वल टू वी की जगह पे आ जाएगा m ओवर रो मल्टीप्लाई बाय टी। देखिए रो इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा m ओवर टी, मीन्स के मैस फ्लो रेट। m ओवर टी का मतलब होता है मैस फ्लो रेट, क्योंकि फ्रिक्शन में टाइम है। तो ये आपके पास आ गया मैस फ्लो रेट इज इक्वल टू रो ए वी। अब ये दोनों फार्मूलाज ही आपने याद रखने हैं। याद रखिएगा, अगर वो आपसे वॉल्यूम फ्लो रेट पूछे तो ये फार्मूला, या सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये फार्मूला, या अगर रेडियस और वेलोसिटी का रिलेशन पूछे तो ये फार्मूला। इसका मतलब अगर वो मैस फ्लो रेट पूछेगा आपसे तो आपने हमेशा ये वाला फार्मूला यूज करना है कि m ओवर टी जो है ये रो ए वी के इक्वल होती है। अब यहां से रिलेटेड इससे रिलेटेड हम एक सिंपल MCQ डिस्कस करते हैं। मैं अगर कहता हूं कि आपसे ये पूछा गया है कि वाटर फ्लोज थ्रू अ पाइप हैविंग ये साथ ही स्टेटमेंट लिख लें, हैविंग रेडियस 5 ओवर स्क्वायर रूट पाई सेंटीमीटर
with velocity 5 meter per second, its flow rate is, ये आपको क्वेश्चन दिया गया कि वाटर एक पाइप में से फ्लो कर रहा है, उसका रेडियस ये है और वेलोसिटी ये है, आपने इसका फ्लो रेट बताना है। अब बजाय इसके कि मैं इसकी ऑप्शन लिखूँ, आपको मैं तरीका ये समझा देता हूँ, बहुत सिंपल एमसीक्यू है। इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व आपने कैसे करना है, देखिए वो फ्लो रेट कह रहा है, अगर वो सिंपली फ्लो रेट कहेगा तो इसका मतलब होता है वॉल्यूम फ्लो रेट। अगर मैस फ्लो रेट होगा वो आपको बताएगा कि मैस फ्लो रेट है। सिंपल फ्लो रेट का मतलब वॉल्यूम फ्लो रेट। इसका मतलब आप फार्मूला लगाएं कि वॉल्यूम फ्लो रेट का फार्मूला क्या होता है, ए मल्टीप्लाई बाय वी। ए एरिया है, एरिया नहीं गिवन, रेडियस गिवन है और पाइप की बात कर रहा है, तो फार्मूला ऐसे लिखूंगा मैं, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वी इज इक्वल टू फ्लो रेट। वी ओवर टी लिख लें या फ्लो रेट लिख लें, अप टू योर चॉइस। तो ये फ्लो रेट के लिए जस्ट ये फार्मूला, इसमें वैल्यूज लगा दें। देखिए पाई एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय रेडियस की वैल्यू उसने दी है 5 ओवर स्क्वायर रूट पाई सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में करना हो तो आपको पता 100 पे डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा 5 ओवर स्क्वायर रूट पाई इंटू 10 रेज टू पावर -2, क्योंकि सेंटीमीटर में था मैंने मीटर में किया। 8 स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय वी। वी की वैल्यू कितनी है बच्चों आपके पास, 5। इसको आप सॉल्व कर ले, ये आपके पास आएगा पाई इंटू 5 का स्क्वायर 25 इंटू 10 रेज टू पावर -4 इंटू 5 डिवाइडेड बाय, पाई का स्क्वायर रूट भी है और टोटल का स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये पाई आ जाएगा। इसका मतलब ये पाई पाई से कैंसिल आउट हो गया। 25 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 125 इंटू 10 रेज टू पावर -4 और फ्लो रेट का यूनिट होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आपके पास फ्लो रेट का आंसर आ गया। तो इस तरह के जब भी आपको एमसीक्यूज आएँ, आपने सिंपली फार्मूला यूज़ करना है, वैल्यूज लगानी है और आपके पास आंसर इसका आता जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जी बर्नौलीज इक्वेशन, कि बर्नौलीज इक्वेशन क्या होती है या इसका कॉन्सेप्ट क्या है। बर्नौलीज इक्वेशन में क्या मेन चीज़ें हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन सबसे पहली बात तो ये कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करती है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में आपको याद होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को डील करती है, कंजर्व रहता है इसमें मैस। तो पहली बात तो ये कि बर्नौलीज इक्वेशन रिलेट करती है प्रेशर को, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को। बर्नौलीज इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डील करती है। बर्नौलीज इक्वेशन ये बताती है कि सम ऑफ प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये सारा फैक्टर जो है ये कांस्टेंट रहता है। अब बच्चे सोच रहे होंगे ये पता नहीं है कहाँ से आ गया काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए बर्नौलीज इक्वेशन ये आपके पास P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये है ना आपके पास बर्नौलीज इक्वेशन। अगर इसमें आप डिफरेंट वैल्यूज लगाएं, देखिए P वैसे ही आ गया आपके पास, रो की वैल्यू होती है m/v, जी एच एज इट इज़ आ गया प्लस हाफ, यहाँ पे रो की वैल्यू m/v इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब देखो ये वही बन गया, mgh का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी। तो ये बर्नौलीज इक्वेशन आप ऐसे लिख सकते हैं कि प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ये बर्नौलीज इक्वेशन है, ये इसकी जनरल स्टेटमेंट है जो मैंने बोर्ड पे लिखी। अब हम देखते हैं एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके फार्मूलाज को आपने यूज़ किस तरह से करना है या फार्मूलाज में क्या चीज़ें होनी चाहिए, आप किस तरह से इसके फार्मूलाज को यूज़ करते हैं। देखें ये बर्नौली इक्वेशन है, P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ये बर्नौलीज इक्वेशन है। अगर हम कहते हैं कि एक एरोप्लेन मूव कर रहा है, जाहिर एरोप्लेन की हाइट सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर हाइट कांस्टेंट है मीन्स कि अगर हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल हाइट हम बात कर रहे हैं
H1 इज इक्वल टू H2। अगर तो बेटे H1 और H2 इक्वल हो गए तो ये हिस्सा कैंसिल आउट हो गया। देखो यहाँ पे H1 की जगह भी H आ जाएगा, यहाँ पे H2 की जगह पे भी H आ जाएगा। अगर ये दोनों हिस्से आपस में इक्वल हो जाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये आपके पास रह जाएगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ऐसे होगा, P1 ये प्लस का P2 इधर आके माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। P1 माइनस P2 को आप प्रेशर का डिफरेंस भी कह सकते हैं, प्रेशर चेंज भी कह सकते हैं। डेल्टा P इज इक्वल टू हाफ रो इनमें से कॉमन आ रहा है V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब आप ये देखें कि सारे के सारे आपके पास MCQs ही हैं। अगर आपको कभी भी ऐसा MCQ आए कि आप प्रेशर का चेंज निकालें और जस्ट आपको ये डाटा गिवन हो, वो कभी भी आपको कह दे कि हाइट सेम है, वो आपको की पॉइंट उसका कोई ना कोई बताएगा कि हाइट सेम थी या हॉरिजॉन्टल है या एरोप्लेन मूव कर रहा है, तो आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है। डेंसिटी आपको पता है कांस्टेंट होगी या डेंसिटी उसने आपको दी होगी अगर एयर की बात कर रहा हो। तो कभी भी प्रेशर का चेंज पूछे जस्ट इसमें वैल्यूज लगाएं तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन कई बार एंट्री टेस्ट में आए हैं जिसमें वो इनिशियल वेलोसिटी 0 रखता है, हाइट कांस्टेंट रखता है, आपने ये फार्मूला लगाना होता है और आंसर आ जाता है। तो ये बर्नौलीज इक्वेशन की वेरिएशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसे डिफरेंट वे में बर्नौलीज इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाएं, आंसर चेंज होता जाएगा। इसी की एप्लीकेशन है बर्नौलीज इक्वेशन की, जिसको आप बोलते हैं टोरिसेलिस थ्योरम। अब हम टोरिसेलिस थ्योरम को डिस्कस करते हैं कि टोरिसेलिस थ्योरम क्या होता है या टोरिसेलिस थ्योरम का क्या कॉन्सेप्ट है। टोरिसेलिस थ्योरम, टोरिसेलिस थ्योरम को समझने से पहले आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मैं अगर आप एक डायग्राम बनाता हूं, मैं कहता हूं कि एक मेरे पास वाटर कैन, एक वाटर टैंक है, इसको आप वाटर से फिल कर लें। ये सारा जो है वो वाटर फिल है। सपोज ये एक वाटर टैंक आप ले लें, इसकी जो टोटल हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल हाइट है इसको आप H1 कहते हैं। जो ये जहाँ पे ऑरिफिस है उससे नीचे वाली जो हाइट है इसको आप H2 कहते हैं। ये जो ऊपर वाली हाइट होती है इसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं H1 माइनस H2, हाइट का डिफरेंस। खुद देखें ना आप, टोटल हाइट H1, ये वाली हाइट H2, तो जो ऊपर वाला हिस्सा आएगा टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो H1 माइनस H2 आ जाएगा। जो टोरिसेलिस थ्योरम है ये आपको यही बताता है कि जब भी आपने स्पीड ऑफ अ फ्लक्स, ये 3 वर्ड है, आप एफ्लक्स का वर्ड यूज़ कर लें, आप फ्लूइड का वर्ड यूज़ कर लें, आप लिक्विड का वर्ड यूज़ कर लें, इन सब का मतलब सेम है। आपको टोरिसेलिस थ्योरम ये बताता है कि आपने किसी भी टैंक में से निकलने वाले लिक्विड की स्पीड को कैसे फाइंड आउट करना है या किस तरह से आपने उसको कैलकुलेट करना है। अगर हमारे पास कोई भी एक लिक्विड है, उसमें एक ऑरिफिस है, यहाँ से जो है वो वाटर बाहर वाली साइड पे आ रहा है, वाटर बाहर निकल रहा है, तो आपने इसकी स्पीड कैसे निकालनी। तो टोरिसेलिस थ्योरम ये बताता है कि जो फ्लूइड है आप उसको बेशक, जैसे मैंने पहले कहा, फ्लूइड का वर्ड यूज़ कर लें, फ्लक्स का वर्ड यूज़ कर लें। टोरिसेलिस थ्योरम ये कहता है कि जो स्पीड ऑफ अ फ्लक्स है ये इक्वल होती है स्क्वायर रूट 2g H1 माइनस H2। इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए आप स्पीड ऑफ अ फ्लक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे मेन इसमें दोबारा सुन लें कि स्पीड ऑफ अ फ्लक्स आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2g H1 माइनस H2। आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे, इससे आप स्पीड ऑफ अ फ्लक्स को इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। इस फार्मूले में मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट H1 माइनस H2 की। ये बड़ी मेन चीज़ है कि स्पीड H1 माइनस H2 के डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब H1 माइनस H2 जितना ज़्यादा होगा स्पीड उतनी ज़्यादा होगी, H1 माइनस H2 का डिफरेंस जितना कम होगा स्पीड उतनी कम होगी। जैसे मैं सिंपली कहता हूँ, यहाँ पे एक MCQ डिस्कस कर लेता हूँ कि मैं कहता हूँ कि इसी डायग्राम को मैं यूज़ करता हूँ कि मेरे पास एक वाटर टैंक है, इसकी टोटल हाइट 2 मीटर है और जो इसका ऑरिफिस है वो 1 मीटर के डिस्टेंस, या ऐसे कह लें कि एक वाटर टैंक है उसकी हाइट 2 मीटर है और इसके सेंटर में ऑरिफिस है। मैं कहता हूँ सेंटर में। आप खुद सोचें कि अगर टोटल हाइट 2 मीटर है, सेंटर में ऑरिफिस है, तो नीचे वाली हाइट भी 1 मीटर होगी और H1 माइनस H2 भी कितना होगा, 1 मीटर। ये मैं एक MCQ आपको करा कि सपोज अगर MCQ आया कि एक वाटर टैंक है उसकी टोटल हाइट 2 मीटर है, जो उसका ऑरिफिस है वो सेंटर में है, आप उसकी स्पीड ऑफ अ फ्लक्स निकालें। तो स्पीड ऑफ अ फ्लक्स आप इस केस में कैसे निकालेंगे, उसने हमें की पॉइंट बताया कि ऑरिफिस सेंटर में है, टोटल हाइट 2 थी, नीचे भी 1 मीटर ऊपर भी 1 मीटर है। तो सॉल्व किस तरह करोगे, v का फार्मूला स्क्वायर रूट 2g
H1 माइनस H2, ये फार्मूला आपने लगाना है। अब देखो इसमें वैल्यूज लगा दो, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय g की वैल्यू 10, H1 माइनस A2 कितना आपके पास 1 मीटर, क्योंकि ये सबसे की पॉइंट है H1 माइनस A2 की वैल्यू का पता होना। तो ये आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 20, स्क्वायर रूट 20 को सॉल्व करो, ये 4.43 समथिंग मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको कोई भी एमसीक्यू आए स्पीड ऑफ फ्लक्स का, जस्ट आपने ये फार्मूला फाइंड लगाना है और उस वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर लेना है। इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है या कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ नहीं है। नेक्स्ट आपके पास जो सेकेंड एमसीक्यू है इससे रिलेटेड, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपसे ये पूछा जाए कि सपोज कर लें कि आपके पास ये एक टैंक है, इसमें 3 ओरिफिस हैं, एक ओरिफिस ए है, एक ओरिफिस बी है और एक ओरिफिस सी है, और ये वाटर फील्ड है, सारे का सारा वाटर से भरा हुआ। एक टैंक है उसमें 3 ओरिफिस है, वो आपसे पूछता है कि इसकी स्पीड मैक्सिमम किस पॉइंट पे होगी। ऑप्शन वो आपको ये दे देता है कि अल्फा ऑप्शन आपके पास ए, बीटा ऑप्शन आपके पास बी, चार्ली ऑप्शन आपके पास सी, डेल्टा ऑप्शन आपके पास ऑल। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे चेक करते हैं कि आपको वो कोई भी डायग्राम बना के दे दे और पूछे स्पीड कहाँ पे मैक्सिमम, हमेशा आपने देखना है H1 माइनस A2 कहाँ पे ज़्यादा। देखो जो बॉटम पे ऑरिफिस है, यहाँ से जो ऑरिफिस है, यहाँ से इसकी अगर मैं हाइट की बात करता हूँ तो इतना हिस्सा बनेगा H1 माइनस H2। अगर मैं बी पॉइंट की बात करता हूँ तो इतना हिस्सा बनेगा H1 माइनस A2। अगर मैं सी पॉइंट की बात करता हूँ तो इतना हिस्सा। H1 माइनस A2 सबसे ज़्यादा किसके लिए है? पॉइंट ए के लिए। जो जितना ऑरिफिस डाउनवर्ड होगा, बॉटम पे होगा, उतनी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, जितना ऑरिफिस ऊपर होगा उतनी उसकी स्पीड कम होगी। तो याद रखें इस केस में जो सबसे नीचे ऑरिफिस है वो ए है, तो स्पीड मैक्सिमम कहाँ पे होगी? ए पे। अगर वो मिनिमम पूछता तो सी आंसर होता, सी के ऊपर स्पीड मिनिमम होती है, ए के ऊपर स्पीड जो है वो मैक्सिमम। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि रेंज, सपोज कर लें एक आपको एक और एमसीक्यू में यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, वो एक डायग्राम बना के दे देता है, यही वाली डायग्राम जिसमें 3 ओरिफिस हैं, और वो आपसे पूछता है कि आप ये बताएं, ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है, रेंज इक्वल किन पॉइंट्स पे होगी? इक्वल। अगर वो आपसे रेंज का पूछे, हमेशा याद रखें पहली बात तो ये कि रेंज, दो क्वेश्चन है यहाँ पे कि रेंज मैक्सिमम कहाँ पे होगी और रेंज इक्वल कहाँ पे होगी। हमेशा याद रखिएगा कि सेंटर पॉइंट के ऊपर रेंज मैक्सिमम होती है। सेंटर पे आप एक वाटर बॉटल लें, उसके सेंटर में एक ओरिफिस करें, उसमें से निकलने वाला जो फ्लूइड है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, उसकी रेंज ज़्यादा होगी। हमेशा याद रखें रेंज बॉटम पे टॉप पे नहीं, रेंज सेंटर में मैक्सिमम होती है। तो रेंज मैक्सिमम इसकी कहाँ पे होगी? बी की, बी पॉइंट के ऊपर। इस केस में मैक्सिमम रेंज बी पॉइंट के ऊपर। उसके बाद रेंज इक्वल कहाँ पे होगी? अगर बी पॉइंट सेंटर में है और एग्जैक्ट उतनी हाइट पे सी है और उतनी हाइट पे ए है, मतलब बी जो है वो वैल्यू है बी की 5, ऊपर सी पॉइंट है वो है 10, नीचे ए पॉइंट है उसकी वैल्यू है 0, मतलब इक्वल डिस्टेंस है। जैसे ये आपके पास कह लो कि बी की वैल्यू आपके पास है 10, सी की वैल्यू है 15 और ए की वैल्यू आपके पास 5। देखो बी से और सी का जितना फर्क है उतना ही ए और बी का फर्क है, डिफरेंस है। इसका मतलब रेंज जो है इक्वल रेंज किस पॉइंट्स के ऊपर होगी? ए एंड सी के ऊपर। अगर कभी भी सेंटर में ओरिफिस हो और ऊपर और नीचे वाले पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम हो तो हमेशा वहाँ पे रेंज क्या रहती है? इक्वल रहती है, सेम रहती है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। रेंज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कि फ्लूइड ने निकल के कितना डिस्टेंस कवर किया, वो रेंज है इसकी। ये अच्छी तरह से आपने इन सब चीज़ों को देख लेना है, सारे का सारा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद लास्ट में हमारे पास कि एप्लीकेशंस क्या है बर्नौलीज इक्वेशन की, जैसे हमने टॉरिसेलिस थ्योरम को डिस्कस किया। रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर भी आपको पता होना चाहिए कि रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर क्या होता है। रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर, रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर आपको ये बताता है कि वेयर द स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो। जहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ पे प्रेशर उतना कम होगा। वेयर द स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो। इसका मतलब अगर मैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को देखूं, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ये कहती थी जहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ पे एरिया कम होगा। यही था ना कि बर्नौलीज इक्वेशन की जो एप्लीकेशन है वो कहती है कि स्पीड ज़्यादा प्रेशर कम। इसी तरह से इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ये थी कि स्पीड ज़्यादा एरिया कम। अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करूं तो ये पता चलता है कि एरिया, देखो यहाँ पे भी स्पीड ज़्यादा, यहाँ पे भी स्पीड ज़्यादा, ये पता चलता है कि एरिया और प्रेशर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे।
ये है क्या एप्लीकेशन। जैसे बुक में उसने कई एग्जाम्पल दिए हैं कि अगर आप किसी जगह पे खड़े हैं, जैसे आपके पास से अगर ट्रेन गुजरती है, तो क्या ये डर है कि आप उसकी तरफ गिर जाएंगे? डेफिनेटली ये डर है, क्योंकि ट्रेन के और आपके दरमियान में फ्लूइड है। फ्लूइड मतलब एयर है। जब भी ट्रेन आपके पास स्पीडी गुजरेगी, आपके और उसके दरमियान में स्पीड ज़्यादा होगी, प्रेशर कम होगा। जब प्रेशर कम होगा तो बड़ा चांसेस होंगे कि आप उसकी तरफ गिर जाएं। इसी तरह से एक जो बॉल है, एक बॉल के अंदर स्विंग किस तरह प्रोड्यूस होता है, जहाँ पे स्पीड ज़्यादा होती है प्रेशर कम हो जाता है। जितनी स्पीड ज़्यादा होगी उतना प्रेशर कम हो जाएगा, वो डेफिनेटली वो बॉल जो है वो स्विंग करेगी। चलिए इससे रिलेटेड मैं आपको एक एमसीक्यू कराता हूँ। अगर मैं एक सिंपल सा एमसीक्यू डिस्कस करता हूँ कि आपके पास अगर ये एमसीक्यू है कि ये दो बॉल्स हैं, इसको आपने हैंग किया हुआ है। अगर इनके दरमियान में से यहाँ से हम ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ से हम एयर स्ट्रीम को पास करते हैं, हवा बहुत स्पीडी गुजारते हैं, देन क्या होगा? देन इनके डिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अल्फा ऑप्शन है इंक्रीज हो जाएगा, बीटा ऑप्शन है डिक्रीज हो जाएगा, चार्ली ऑप्शन है सेम रहेगा, और डेल्टा ऑप्शन है डबल हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन ये है कि दो आपके पास बॉल्स हैं जिसको आपने हैंग किया हुआ है, और यहाँ से आप एयर स्ट्रीम को पास करते हैं, तो इनके डिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा? भाई जब आप स्ट्रीम गुजारोगे, स्ट्रीम इज फ्लूइड वेयर द स्पीड इज हाई, प्रेशर विल बी लो। इन दोनों के दरमियान में प्रेशर कम हो जाएगा। जब इनके दरमियान में प्रेशर कम हो जाएगा तो ये एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे। प्रेशर कम होने की वजह से हमेशा क्लोजनेस आ जाती है, एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं पार्टिकल्स। तो इस केस में जो इनका डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने A to Z आपसे डिस्कस कर ली ताकि आपको 100% इसका कॉन्सेप्ट पता चल जाए, इसको आपने किस तरह से करना है। लास्ट में जो ब्लड फ्लो वाला टॉपिक है, सिर्फ उसके मेन पॉइंट्स देख लीजिएगा, मतलब उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए ब्लड फ्लो के। सिर्फ उसको आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है। मैं आपको उसके लिखवा देता हूँ मेन पॉइंट्स। जैसा उसमें लिखा हुआ है कि ब्लड इज एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ब्लड जो है एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। जो ब्लड की डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ ब्लड नियरली इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर। ये बुक की लाइंस हैं। उसके बाद आप इसको मेजर करने के लिए स्पिग्मो मानोमीटर यूज करते हैं, जो कि इंस्ट्रूमेंट है स्पिग्मो मानोमीटर। उसके बाद आपको इसके बारे में सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक का पता होना चाहिए, ठीक है। 1 टॉर का और उसका रिलेशन भी पता हो कि 1 टॉर इज इक्वल टू 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद जो सिस्टोलिक प्रेशर है, सिस्टोलिक बोलते हैं, एक होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायसिस्टोलिक। सिस्टोलिक बोलते हैं ऊपर वाले प्रेशर को। जब आप घर में अपने पेरेंट्स का ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, जो फर्स्ट उसकी बीट आपको सुनाई देती है वो सिस्टोलिक होती है, जिसको आप बोलते हैं डॉक्टर टिपिकली ऊपर वाला ब्लड प्रेशर और नीचे वाला प्रेशर। सिस्टोलिक की वैल्यू फिक्स है 120 टॉर आप लेते हैं, और डायसिस्टोलिक जो है उसकी वैल्यू 70 to 80 टॉर होती है। सिस्टोलिक के ऊपर जो ब्लड का फ्लो है वो टर्बुलेंट होता है। टर्बुलेंट का मतलब ये होता है उसमें कोई तरतीब नहीं होती, और डायसिस्टोलिक के ऊपर वो स्ट्रीम लाइन होता है। क्योंकि जब आप डायसिस्टोलिक की तरफ जाते हैं, आप उसको कहते हैं नीचे वाला प्रेशर इतना है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी वैल्यू कम हो रही होती है और वेन्स ओपन हो रही होती हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी। बस इसमें लास्ट में ये देखें कि मिनिमम ब्लड प्रेशर मिनिमम कब होता है या कहाँ पे होता है। अगर हम कभी भी कहते हैं मिनिमम ब्लड प्रेशर, तो आपको ये पता होना चाहिए मिनिमम ब्लड प्रेशर ना स्टैंडिंग पोजीशन में होता है, जब हम बैठते हैं तब भी नहीं होता, लेइंग पोजीशन में। जब आप लेटे होते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर कम होता है हमेशा, ये याद रखिएगा, लेइंग पोजीशन में। उसकी वजह क्या है? अक्सर जो आपने देखा होगा डॉक्टर्स के पास जो एस्थमा के पेशेंट आते हैं, डॉक्टर उनको फ़ौरन जो है वो लिटा देते हैं, क्योंकि जितना वो ज़्यादा लेटेंगे उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, वो ग्रेविटी की पोजीशन में आ जाएगा। लेइंग पोजीशन में ब्लड प्रेशर मिनिमम होता है। और सैटेलाइट्स के केस में भी ब्लड प्रेशर जो है वो मिनिमम होता है। तो ये बेटे आज का चैप्टर था, चैप्टर 6, जो कि मैंने A to Z आपसे डिस्कस किया। सारे के सारे पॉइंट्स इसके डिस्कस किए। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको बहुत अच्छी तरह से करेंगे और मैक्सिमम MCQs की प्रैक्टिस भी करेंगे। चीकू नहीं करवाएंगे इसको मैक्सिमम आप सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आप बच्चों से मुलाकात होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 7 को प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। तब तक बच्चों, अल्लाह हाफिज़।